हेलो फ्रेंड्स। ये हम लोगों का मेंस करेंट अफेयर्स एंड 70th इंटरव्यू का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईमैक बोलते हैं, वो देखेंगे। देखिए, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल एकदम डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ से प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। आप जैसे कि बीपीएससी का मेंस ले लीजिए, बी इट मेंस और इंटरव्यू, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। मतलब ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक होता है, हमेशा यहाँ से एक प्रश्न आपको दिखेगा, या तो शॉर्ट में दिखे, लॉन्ग में दिखे, मतलब लेकिन दिखेगा। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो न्यूज़ से पूछा जाता है कि जो भी टॉपिक न्यूज़ में होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, जहाँ भी पूछे। और इंटरव्यू में तो मान के चलिए कि मतलब कि जो करंट इवेंट ही पूछा जाता है ज़्यादातर, 90% चांस होता है कि करंट अफेयर्स पूछने का। तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये हम लोग कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज और मेंस का जो कोर्स हम लोग का चल रहा है उसमें कर रहे हैं। तो हम लोग अपना टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, लक्ष्य 501 ये हम लोग का टेस्ट सीरीज का नाम है, जहां हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कि GS1, GS2 और ए से तीनों को मिला करके हम लोग को कोशिश करना है कि आपका इतना मार्क्स है कि आपका मेंस से ही आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। इसमें हम लोगों ने टोटल 30 टेस्ट को रखा है, जिसमें आपको फुल लेंथ सेक्शनल ए से हर तरीके का टेस्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लोग का टेस्ट का है, वो मैं आपसे 2 मिनट लूँगा और आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि 5 डे इवैल्यूएशन साइकिल है, 5 डे। अब ये कैसा है ये समझिए, ये बहुत हम लोगों ने साइंटिफिकली तैयार किया। मतलब कि जो हम लोग, आप जब मेंस का जो कॉपी है वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आपका आज टेस्ट हुआ, 5 दिन के अंदर आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा कॉपी। उसके बाद छठा दिन हम लोग क्या करेंगे कि जूम/मीट पे आपका साथ लाइव डिस्कशन होगा, 1 to 1, 1 to 1, कि आपने किस आंसर को कैसे फ्रेमिंग किया है, क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या डायग्राम आपने बनाया है कि नहीं, मतलब प्रॉपर क्या इंट्रो होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। आप जब हम लोग कॉपी देखोगे, जो मॉडल कॉपी है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी टेस्ट होंगे, टेस्ट से पहले आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा कि आपको कहीं और ना देखना पड़े, आप नोट्स पढ़िए। उसके साथ साथ लाइव डिस्कशन का तो हम लोग बात कर ही लिए, जूम पे होगा। ऑप्शनल आपका फ्री प्रिपेयर करवाया जाएगा टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में भी। और जो मेंस कोर्स हमारा है, मेंस का जो कोर्स है, उसमें ऑप्शनल फ्री प्रिपेयर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स का लेक्चर आप देख रहे हैं, ये तो आप डेमो यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये नॉर्मली ये सारा लेक्चर इस तरीके से सारा लेक्चर आपको मेंस का जो क्रैश कोर्स है और मेंस का जो टेस्ट सीरीज है, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ के साथ आपको पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करवाया जाएगा। इसमें करीब करीब 100+ टॉपिक्स होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 70th बीपीएससी के टाइम पे हम लोगों ने करीब करीब 119 टॉपिक के आसपास करवाया था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा 70th बीपीएससी मेंस के टाइम का, तो आपको दिख जाएगा। इवन हम लोगों ने बहुत डिटेल में टॉपिक भी बताया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपको मॉडल आंसर मिलेगा, नोट्स के अलावा जो आपको मॉडल आंसर मिलेगा, वो एकदम डायग्राम थीमेटिक एकदम स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें कि आपको सीधा सीधा आप क्या कीजिए कि आप इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में। आपको कोई इफ वर्ड्स इधर उधर नहीं देखना, आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अभी हम लोगों ने जो मेंस का मैंने कॉपी इवैल्यूएट किया, 70th मेंस का जो अनइवैल्यूएटेड कॉपी आया था, मुझे जो मैंने अराउंड 100 कॉपी से ऊपर मैंने देखा है। मुझे दो चीज़ जो लगा उस कॉपी में, जो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या, इवन 80% बच्चे मिस कर रहे थे, वो ये था कि जो लॉन्ग आंसर था ना, लॉन्ग आंसर में डायमेंशन मिस कर रहे थे। पूछा कुछ और है, बच्चा लिख कुछ और रहा है। जैसे गवर्नर वाला क्वेश्चन होता है, उससे पूछा कुछ और गया, बच्चा लिख कुछ और रहा है। इवन आप वन नेशन वन इलेक्शन देखिए, उसमें पूछा कुछ और गया, बच्चा लिख कुछ और रहा। तो ये सब डायमेंशन थोड़ा सा मिसिंग था। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बच्चों को। हम लोग इस पे भी काम करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और पेपर 2 तो हम लोग करवाएंगे अच्छे से। तो जो लोग भी एक बेहतर टेस्ट सीरीज, एक अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज और एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, आप आ सकते हैं। हम लोग का प्राइस ये है 2499। ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज का जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज का इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये यूट्यूब है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हम लोग कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं तो। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके ले सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये देखिए, बेसिकली जो आईमैक था ना, जब G20 का मीटिंग हो रहा था, तो उसके साइडलाइन पे प्रपोज किया गया था। उसके साइडलाइन में प्रपोज किया गया था, ये क्या था कि इंडिया से लेकर के, जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट जाएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कवर करते हुए
यूएई, सऊदी अरबिया, इजराइल होते होते हम लोग यूरोप को कनेक्ट करेंगे। पूरा ये एक कॉरिडोर बनाने का बात किया था, जहाँ सी रूट, रेलवे, रोड सब रहेगा। ये कॉरिडोर बनाने का बात किया गया था जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। आप पहले क्या होता था ना, हम लोग ऐसे केप ऑफ होप गुड से ऐसे घूम करके जाते थे, जहाँ पे आप देखोगे टिप पे रहता था। अब वो पहले सबसे शुरू में 14 सेंचुरी में जब इनिशियली ट्रेड होता था, तो उसके बाद ये वाला रूट ढूंढा गया, उसके बाद ये वाला रूट ढूंढा गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस रूट में भी क्या होता है ना, कभी कभी जो हौती रिबेल्स है, इन सब चीज़ क्या होता है, इशू पहुंचाता है, प्रॉब्लम पहुंचाता है। तो ये भी देखिए आप कितना लंबा है। अगर हम लोग सीधा सीधा अगर एक कॉरिडोर बना दिया जाए यहाँ से, देखिए सीधा सीधा, तो ये कितना शॉर्टकट होगा, कितना आसानी से पहुँचेंगे और जल्दी पहुँचेंगे, समय बहुत कम लगेगा। सर सी रूट में क्या होगा, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये रूट में क्या है कि आपको वक्त भी कम लगेगा। तो आईमैक जो आया था ये G20 के टाइम आया था, लेकिन हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को पढ़ने का क्या कारण है? तो अभी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि यूएस जो है वो क्या कर रहा है कि टैरिफ लगा रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है, इंडिया पे भी टैरिफ लगा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कारण से हमारा जो यूएस के साथ जो ट्रेड है ना, वो थोड़ा सा मतलब फ्रिक्शन में, जैसे कि अब टैरिफ लगा रहा है तो हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने ट्रेड को, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं ट्रेड को। जैसे यूएस से करते थे हम लोग, यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह अब पहुंचना चाहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या किया कि इंडिया जो अभी एफटीए साइन किया यूके के साथ, यूके के साथ एफटीए साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर आईमैक मान लीजिए बन के तैयार हो जाता है, तो हम लोग यूरोप के साथ बहुत ही ईजिली ट्रेड कर सकते हैं और पूरे यूरोप में जा सकते हैं। ये तो यूके के साथ साइन हुआ है ना, लेकिन हम लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो यही कॉन्टेक्स्ट में आईमैक बहुत न्यूज़ में है। हम लोग उस आईमैक के बारे में समझते हैं कि आईमैक है क्या। ये देखिए क्या है कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने सी रूट देखा, अभी ये जो सी रूट देखा मैं हम लोगों ने, ये मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ये जो सी रूट देखा, इसको कनेक्ट करेगा लैंड से। लैंड में रोड भी रहेगा, रेलवे भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब ये क्या है कि इंडिया और अरबियन पेनिनसुला जो ये इंडिया है, ये मैप हमें देखिए, आपको आईआर में और ज्योग्राफी में आंसर लिखते वक्त आपको मैप बनाना ही बनाना है। ये देखिए इंडिया है, ये इंडिया है और ये अरबियन पेनिनसुला। तो इसको सी रूट से कनेक्शन होगा, इसका इसका जो कनेक्ट करेगा इसको सी रूट से कनेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। वही बता रहा है यहाँ पे। एज उसके बाद क्या है ना कि हाई स्पीड ट्रेन से क्या होगा कि यूएई से हाफिया पोर्ट जो इजराइल है वहाँ जाएगा, एंड सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इन सबको कनेक्ट करेगा। जैसे ये जो एरिया है ये पूरा मरुस्थल है, तो यहाँ बाई ट्रेन कनेक्टिविटी होगी, यहाँ बाई ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। तो ये कहना चाह रहा है। अब इससे क्या होगा कि जो भी गुड्स होगा बहुत ईजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें दो लेग है, दो कॉरिडोर बनाएगा, एक ईस्टर्न कॉरिडोर बनेगा और एक वेस्टर्न कॉरिडोर बनेगा। तो ईस्टर्न कॉरिडोर में हुआ क्या कि जो इंडिया है, इंडिया से लेकर यूएई तक का सफ़र तय किया जाएगा बाई थ्रू शिप। उसके बाद जो होगा ना, हाई स्पीड रेल आएगा। जो जैसे हम लोग ने देखा कि रेलवे से ये इंडिया है, यहाँ पे यूएई, यहाँ तो शिप, हम लोग शिप से जाएंगे, उसके बाद रेलवे से जाएंगे। और जो वेस्टर्न लेग होगा, जो हाफिया टू यूरोप होगा, उसको थ्रू रेल इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब कि जो नेक्स्ट फेज होगा, जैसे ये देखिए हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। मैं इसको किसी और से, ये जो हो गया ना, ये ईस्टर्न पूरा हो गया और ये पूरा वेस्टर्न हो गया। तो इसी चीज़ को बताया जाए कि दो कॉरिडोर बनेगा, पहले ये और एक ये। इस चीज़ को समझिए। बैकग्राउंड तो हम लोगों ने बता ही दिया कि G20 के समिट जब हुआ था, G20 का समिट, तो उसके बैकग्राउंड में आईएमएफ को प्रपोज किया गया था। अब देखिए, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हम लोगों ने बात किया ना, कभी जो अब साउथ अफ्रीका से हम लोग घूम के जाते थे, फिर मेडिटेरेनियन सी से हम लोग ट्रेड करते थे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि टाइम घट जाएगा, कितना, तो 40% टाइम घट जाएगा, और जो कॉस्ट है वो 30% घट जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि 40% जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड 30% जो भी कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होगा। मान लीजिए कि पहले हम लोग को 100 रुपया लगता था, 100 रुपया खर्च होता था, तो अब मात्र 70 रुपया ही खर्च होगा। आप समझ रहे हो, पहले 1 घंटा लगता था, तो 1 घंटे का 40 मिनट, 60 मिनट का 40 मिनट, 40% निकालिए, तो उतना समय अब बच जाएगा हम लोग को, एज़ कम्पेयर टू स्वेज कैनाल रूट। जो हम लोग स्वेज कैनाल वाला रूट लेते थे ना, इन सब से जो ये रूट हम लोग लेते थे, जो हम लोग अभी बात किए ना थोड़ी देर पहले, ये जो रूट लेते थे, ये जो रूट लेते थे ना हम लोग स्वेज कैनाल, देखिए ये जो रूट लेते थे ना, ये वाला रूट जो लेते थे, ये रूट जो हम लोग सॉरी, ये जो रूट लेके आते थे ना, अब क्या होगा कि हम लोग इस तरीके से निकल जाएंगे, अब इधर से निकल जाएंगे। पहले क्या होता था कि इधर आओ, फिर ऐसे जाओ। देख रहे हो आप ऐसे ही आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि कितना घूमना पड़ रहा है। तो इस कारण से चीज़ जो कि बहुत आसान हो जाएगा। अब इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, देखिए इंडिया जो है ना, इसका मतलब इंडिया ही प्रपोज किया कि इंडिया को इंटीग्रेट कर देगा, किससे, तो कर देगा पूरे मिडिल ईस्ट से और पूरे यूरोप से डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि बहुत ही ईजिली हम लोग का जो भी ट्रेड होगा ना, बहुत स्मूथ ट्रेड होगा, बहुत ईजी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। जैसे वेस्टर्न एशियन पावर से सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, इन सब से कनेक्ट करने में। और इसका एक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए और है, मतलब कि जो, मतलब, इमीडिएट, वो क्या है कि जो चाइना का जो बीआरआई है ना,
और BRI जो है वो यूनिलेटरल है। चाइना मतलब चाइना क्या करता है कि खुद, जब BRI में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है चाइना के अलावा, पूरा फंडिंग चाइना ही करेगा और वो डेवलप करेगा, जिससे क्या होता है ना, डेट ट्रैप का कंडीशन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कंट्री मिलकर के, इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, यूके है, यूएस है, बहुत सारा कंट्री मिल करके बना रहा है। तो जिससे क्या है कि ये जो चाइना वाला जो प्रॉब्लम है ना, डेट ट्रैप का इशू है, या फिर सही तरीके से फंडिंग नहीं होना कंट्री में, या फिर तरह तरह का जो हम लोग सुनते हैं, वो सारा इशू यहाँ पे नहीं आएगा। और ये BRI को डायरेक्ट काउंटर कर सकता है। और ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया तो BRI का पार्ट है नहीं, पाकिस्तान है। और हम लोग जानते हैं कि जो J&K है, यहाँ से BRI क्रॉस कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत सरदर्द बना हुआ है। मतलब J&K इन द सेंस जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ऊपर से जा रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कि जो जियो पॉलिटिक्स में आईमैक का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात अब ऊपर किया भी था कि जो हाउती डिसरप्शन जो रेड सी में कर रहा है, उसको हम लोग निगेट करेंगे, वो खत्म हो जाएगा जो पहले। और दूसरा चीज़, जो हम लोग केप ऑफ गुड होप से जो हम लोग जाते थे साउथ अफ्रीका से, जिससे कि टाइम बहुत लगता था, ये साउथ अफ्रीका है ना, ये साउथ अफ्रीका है, ये इंडिया है। तो पहले जो वास्को डिगामा आया था, तो इसी तरीके से तो आया था वास्को डिगामा इंडिया। तो कितना वक्त लगता होगा, उसके बाद सुएज कैनाल बना, तो यहाँ पे हाउती प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए अब हम लोग इधर से निकल जाएंगे, तो बहुत ही आसानी होगा। दूसरा क्या है कि जो अगर आईमैक बनता है, तो फिर जो गाजा, देखिए आईमैक बनेगा तो कब, जब गाजा में पीस डील होगा। जब गाजा में पीस डील होगा तभी तो वो रीजन में स्टेबिलिटी आएगा। कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस रीजन में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जब मल्टीपल प्लेयर इन्वॉल्व है, इंडिया है, यूएई है, यूएसए है, इवन यूके है, बहुत सारा इसराइल है, बहुत सारा प्लेयर इन्वॉल्व है, तो वो चाहेगा कि स्टेबिलिटी आए। अगर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तो ये पूरा रीजन को स्टेबल होना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि क्या है, पूरा रीजन अनस्टेबल है। तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आएगा। ये वैसे वर्सा भी है कि अगर स्टेबिलिटी आएगा तभी ये प्रोजेक्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट क्लियर होता है तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए ये देखिए, ये दोनों साइड से है, वैसे वर्सा है, इसलिए। तो अब वहाँ पे भी एक होगा अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया इंटीग्रेट होगा किसके साथ, तो वेस्ट एशिया, यूरोप के साथ डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग को सी रूट से जाना नहीं पड़ेगा, सीधा हम लोग अपना सामान ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अब कंट्री में प्रोस्पेरिटी आएगा। आप समझ रहे हैं इस तरीके से। जी, अब हम लोग कुछ चैलेंजेस देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि मल्टीपल प्लेयर इन्वॉल्व है। चाइना में देखिए, चाइना क्या, BRI चाइना अकेले कर रहा है, तो चाइना को टेंशन नहीं है, वो सारा काम अकेले कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल प्लेयर जब इन्वॉल्व है, तो सारे प्लेयर को एक टेबल पे आना, कि फंडिंग कैसे होगा, किसका क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको एक मत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैलेंजेस यही है। दूसरा क्या है कि क्लाइमेट चेंज है नाउ ओपन न्यू ट्रांसपोर्ट रूट टू आर्टिक। अब जैसे बर्फ पिघल रहा है, तो एक नया रूट उसको खोज दिया, जिससे कि इसका प्रिंसिपल जो बेनिफिशियरी कौन कौन है, तो यूएस है, चाइना है, यूएस है। कैसे, तो हम लोग देखते हैं कि यूएस में ऊपर अलास्का है, चाइना का एक साइड जो है पूरा ईस्टर्न साइड जो है पूरा बर्फ से जमा रहता है। और रशिया का हम लोग को पता है, पूरा नॉर्दर्न जो साइड है रशिया का, ये साइड है पूरा, वो भी बर्फ से जमा होता है। तो वो सब क्या हो रहा है ना, कि वो सब ओपन हो रहा है, तो एक नया सी रूट बन रहा है। तो जब नया एक रूट तैयार हो रहा है, तो हो सकता है कि जो आईमैक है उस पर शायद लोग कम फोकस करें। रशिया को इंडिया आना होगा तो पीछे साइड से, जापान के साइड से घूम के आ जाएगा। इवन यूएस को आना होगा तो पीछे साइड से घूम करके आ सकता है, अलास्का के तरफ से। तो ये चीज़ जो होता है ना, ये इस पर फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है। इवन इसराइल ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो रूट है, ये बन, जैसे हम लोगों ने बात किया ना, कि अगर रीजन में इनस्टेबिलिटी है तो वो ऑटोमेटिकली हिंडर करता है। मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो क्या करेगा कि बम मार देगा जाकर रोड पे, रोड टूट जाएगा। मान लीजिए रेलवे पे मार देगा तो ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि इन सब जो वॉर हो रहा है, कोई भी जो इस रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसराइल गाजा वॉर हो रहा है, और इसराइल ईरान का हम लोग देखें, तो ये सब क्या कर रहा है ना, एक पूरा जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है। यूरोप का, यूरोप और एशिया का जो जियो पॉलिटिक्स है, वो पूरा शिफ्ट कर रहा है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि रशिया पूरा वॉर में इन्वॉल्व है। तो हो सकता है रशिया अगर इन्वॉल्व है, तो उस कारण से हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, वो नहीं बन पा रहा है। तो ये सब इशू है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि देखिए, यूएस और वेस्टर्न यूरोप जो है ना, एक क्या हो रहा है ना, कि स्टैटिक डिक्लाइन हो रहा है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यूएस का हेजेमोनी घट रहा है, इवन वेस्ट यूरोप का भी घट रहा है, और चाइना का राइज हो रहा है एज टेक्नो इकोनॉमिक पावर। टेक्नो इकोनॉमिक पावर का मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक। जो हम लोग ने BRI का बात किया, तो क्या BRI क्या इकोनॉमिक पावर है। और चाइना का तो हम लोग जान ही रहे, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस चाइना हो गया AI में, या फिर सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस होता है, लिथियम सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। तो इन सब के कारण क्या रहा है कि चाइना एक राइज कर रहा है। और चाइना का ना होना
सॉरी, इस प्रोजेक्ट में वो एक हो सकता है ना कि चाइना को लेकर के चैलेंज हो, इवन चाइना को चैलेंज हो, तो जिससे क्या होगा कि वो बीआरआई को और एग्रेसिवली परस्यू करेगा आईएमए के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस चीज़ को समझिए, और चाइना को ऐसा लगेगा कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, यूरोपियन जो सिग्नेटरी है, जो यूरोपियन मेंबर्स जो इसमें साइन किया, उसमें क्या है कि फ्रांस है, ठीक। अब फ्रांस में क्या है ना कि इसका मेडिटेरेनियन कोस्ट भी लगता है और अटलांटिक कोस्ट भी लगता है, और जहाँ पे लेकिन इटली जो है, जो इसमें सिग्नेटरी है, वो सिर्फ मेडिटेरियन कोस्ट में लगता है। तो इसमें क्या हुआ कि अब इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा। तो चाइना, सॉरी, फ्रांस जो है वो फोकस करेगा, वो चाहेगा कि उसको आर्कटिक वाला रीजन, अटलांटिक वाला भी रीजन मिल जाए, लेकिन इटली का क्या फोकस है कि वो सिर्फ मेडिटेरियन फोकस में रहे। और इसमें क्या है कि हम लोग आईमैक बात करें तो आईमैक में ना तो मेडिटेरेनियन है, ना तो अटलांटिक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट डिवाइड हो जाए। इस चीज़ को समझिए। एंड एज अ रिजल्ट, इटली एंड अदर मेडिटेरेनियन कंट्री व्यू द आईमैक एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व देयर इन्फ्लुएंस इन मैरीटाइम ट्रेड। अब इससे क्या होगा कि जो मैरीटाइम ट्रेड इटली का है, जब मेडिटेरेनियन से आप जब भी जाइएगा, तो आपको इटली होके जाना पड़ेगा, या फ्रांस में ऊपर अटलांटिक में पूरा फ्रांस है। तो इससे क्या होगा, इससे होता क्या है कि उसका जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, उसे लगा कि घट रहा है, तो हो सकता है वो इतना इंटरेस्ट ना दिखाए। तो ये सारा जो है, ये सारा चैलेंजेस है, जो और भी चैलेंजेस है, जैसे कि फंडिंग का चैलेंज है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिले बहुत हो रहा है, पता ही नहीं है कि कैसे स्टार्ट होगा, क्या उसका रोड मैप होगा। एक बस प्रपोज कर दिया गया, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, तो वो जैसे प्रपोज है उसी तरीके से ये भी एक प्रपोज है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या होगा। चैलेंजेस तो है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इंप्लीकेशन ये होगा कि जो हम लोग ने बात किया कि जो मेडिटेरेनियन कंट्री है, मेंटेन अ होल्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन द ग्लोबल ट्रेड। अब इससे क्या होगा कि अब जब नया नया प्लेयर आएगा, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई है, अब जो नया रूट अगर आएगा तो उसमें क्या होगा कि डाइवर्सिफाई होगा। जब डाइवर्सिफाई होगा तो वो फिर होता है ना, जो ट्रेड है वो डेमोक्रेटिक होगा। मतलब अब सब लोग का इंटरेस्ट, सब लोग का जो व्यू पॉइंट रहेगा वहाँ पे रहेगा। अब इस चीज़ को समझिए। दूसरा क्या है कि इंडिया विथ इज 4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी सस्टेन्ड हाई ग्रोथ सीन इन द सीन एज अ वाइबल पार्टनर टू मीट द फ्यूचर चैलेंज। अब इसमें क्या है कि भारत जो है ना, उसका 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले का फोरकास्ट है कि भारत का जो ग्रोथ होगा जीडीपी का, वो 8.6 होगा। समझ लो, 8.6 से कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो इंडिया अगर इंटीग्रेट करता है उस चीज़ से, पूरे यूरोप से, तो हो सकता है कि इंडिया भी 8.6 से ग्रो कर रहा है, हो सकता है कल को 10% से भी ग्रो करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इंटीग्रेट करेगा तो ट्रेड बहुत फास्ट होगा, ट्रेड बहुत फास्ट होगा तो जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो बहुत तेज हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाएगा। आईमैक ऑफर एक तो हम लोगों ने देख ही लिया, बीआरआई वाला तो हम लोगों ने पॉइंट ऊपर देख ही लिया था, ये रिपीटेड है। इट रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, हमने देख ही लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, तो 30% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा देगा, टाइम घटा देगा 40%। अब इसमें क्या होगा कि अब जो सप्लाई चेन है डाइवर्सिफाई हुआ कैसे, तो हम लोगों ने एक केप ऑफ होप गुड वाला देखा था, और एक बैटेरियन से वाला देखा था, जो हाउथी रिबेल वाला। तो उससे कारण जो दिक्कत आ रही थी, तो अब क्या होगा कि अब एक नया रूट बनने से डाइवर्सिफाई होगा, तो हो सकता है कि ट्रेड बहुत स्मूथ हो। वही बात है, सेम बात है। Therefore, India accessing European markets through the Mediterranean route will continue to be the important। अब इसमें क्या होगा कि इंडिया के पास डिफरेंट डिफरेंट रूट रहेगा जो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, अब ये देखिए कि 136 बिलियन ट्रेड हम लोग करते हैं। तो यू जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, अगर पूरे यूरोप को मिला ले तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोप का। अगर ये रूट बनेगा तो हो सकता है कि और ट्रेड डाइवर्सिफाई हो, और हमारा ट्रेड बढ़े, और एक लार्ज क्या उसको बोलते हैं कि एक लार्ज लेवल पे, एक बिग लेवल पे वो ट्रेड जाएगा। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिसी इंपेरेटिव समझ लेते हैं भारत के लिए। भारत के लिए क्या क्या इंपेरेटिव है, देखिए, जो आईमैक है ना, एक मल्टी मेंबर इनिशिएटिव, जैसे हम लोगों ने बात किया, तो इट गिव्स अ कंसिडरेबल स्पेस फॉर इनोवेटिव अप्रोच। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपना अपना अप्रोच लेकर के आएगा। जैसे इटली का अलग अप्रोच हो सकता है, फ्रांस का अलग अप्रोच हो सकता है, यूएस का अलग अप्रोच हो सकता है। तो सारा कंट्री का जो अप्रोच है वो अलग अलग अप्रोच आएगा, और इसमें असिमुलेट करेगा। तो एक क्या होगा ना कि सबके पास मतलब सीखने को होगा, सीखने इन द सेंस कि हो सकता है कोई अप्रोच इटली लेकर के यूनिक आता है, या फिर यूनिक टेक्नोलॉजी इटली लेकर के आता है, तो हो सकता है इंडिया वहाँ से सीख सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो होगा इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। इन एडिशन टू द प्रॉस्पर रूट आईमैक, देयर इज अ नीड टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंगेजिंग द कमर्शियल एंटिटी पोर्ट। अब देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि इजिप्ट को एक हम लोग मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग इजिप्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को और इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो लाइक माइंडेड कंट्री से इजिप्ट जो है ना, वो बहुत लाइक माइंडेड कंट्री इंडिया के साथ है, तो इस तरीके कंट्री को और इन्वॉल्व करना चाहिए। रोबस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड द अरब कंट्री विल ऑल्सो नलीफाई पाकिस्तान अटेम्प्ट टू बिल्ड अ अलायंस लाइक रीजन इन द। अब देखिए, अब अगर इंडिया और जो मिडिल ईस्ट है, अगर उसका
जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, तो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी नलीफाई हो जाएगा। पाकिस्तान जो हरकत करता है वो कभी नहीं कर पाएगा। चाइना के साथ जो BRI बना रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा उसका, अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो, क्योंकि हमारा फिर ट्रेड बहुत स्मूथ हो जाएगा। और ट्रेड स्मूथ होगा तो नेचुरल गैस इजीली इंडिया पहुंचेगा, ऑयल जो होगा बहुत आसानी से पहुंचेगा, तो जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारा इंडिया के लिए था। अब हम लोग समझते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए सिर्फ चाइना को काउंटर नहीं करेगा, अब ये समझिए सिर्फ चाइना को यहाँ पे काउंटर नहीं करेगा, यहाँ पे पाकिस्तान को भी हम लोग काउंटर करेंगे, डायरेक्टली काउंटर करेंगे चाइना पाकिस्तान को। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन समझते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा कि आईएमएफ बनने से क्या होगा कि क्या है, आईएमएफ रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर फॉस्टरिंग ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो हम लोगों ने बात किया कि जियो पॉलिटिकल बहुत स्टेबिलिटी का बेनिफिटिंग ऑल पार्टिसिपेंट नेशन, मतलब इवन पार्टिसिपेंट नेशन नहीं, पूरा जो यूरेशियन रीजन है, जो पूरा यूरेशियन रीजन है उसको बेनिफिट करेगा, पूरा मिडिल ईस्ट को बेनिफिट करेगा, एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। सस्टेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट आर इसेंशियल फॉर, अब देखिए इसमें क्या रहा है कि अब आईएमएफ सक्सेसफुल कब होगा, अब ये कहना चाह रहा है कि आईएमएफ जो है सक्सेसफुल कब होगा, जब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंट इफर्ट जो होगा, तीनों मिला करके जो इफर्ट होगा वो सस्टेनेबल इफर्ट होगा, तभी जा करके ये प्रोजेक्ट जो होगा सक्सेसफुल होगा। तो ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हम लोग जो भी करंट अफेयर्स है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए लाता रहेंगे और हम लोग कवर करता रहेंगे, और हम लोग पूरा कवर करेंगे, मान के चलिए हम लोग का डेली अब लेक्चर आएगा तो ये कवर करेंगे। अब देखिए हम लोग ने बनाया कहाँ से ये लेक्चर, आप समझिए, देखिए हिंदू में आर्टिकल आया था द फ्यूचर ऑफ द आईएमएफ, या इंडियन एक्सप्रेस में देखिए एक आर्टिकल था हाउ गाजा वॉर डिलेड द आईएमएफ, जो हम लोगों ने बात किया कि गाजा में वॉर है उसका से डिले हो चुका है, अगर वहाँ स्टेबिलिटी आएगा तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा, और इवन ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट बनेगा तभी वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, दोनों चीज़ें। वेकअप फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इंडियन स्पेस का है, जो आर माधव लिखते हैं, तो ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग का जो मेंस क्रैश कोर्स है वहाँ भी आप जो जुड़ सकते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप एकदम इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग हिस्ट्री में करीब करीब 26 से 27 लेक्चर सिर्फ हिस्ट्री का रिकॉर्ड किए हैं, आप समझ सकते हो कितना डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल। यहाँ तो हिस्ट्री 2 4 5 लेक्चर में लोग खत्म कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि हम लोग कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं तो आप मेंस से जुड़िए, अभी डिस्काउंट लाइव है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, हैंड रिटेन एंड क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, डेली आंसर राइटिंग की सुविधा है, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कवर करवाएंगे। आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं पे नहीं करना है, आप मेंस कोर्स ज्वाइन करते हैं या फिर आप करंट अफेयर्स का कोर्स, सॉरी, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपको करंट अफेयर दोनों जगह मिलेगा। डीआई के लिए एकदम हम लोग स्पेशल डेडिकेटेड क्लास रखते हैं, ऐसा नहीं कि डीआई का हम लोग छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 नंबर का होता है डीआई, सिलेक्शन होना ना होने के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है, तो हम लोग इस पर ही बात करेंगे। बाकी आपको लाइव डाउट सेशन होगा जूम पे, जहाँ हम ही आपका डाउट सेशन लेंगे, और फ्री ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम लोग सपोर्ट रखते हैं, ये साथ है PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर है तो हम लोग फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फ्री में हम लोग गाइडेंस देते हैं। उसके लिए जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। अब ये हम लोग का टेलीग्राम रहा, तो आप इस QR को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हैं। और ये PDF जो है करंट अफेयर्स का जो भी PDF है वो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर हम लोग और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं ये भी आप बताइए। धन्यवाद।